हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास 7th मैथमेटिक्स का पेपर है ये, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट लिखा हुआ है, और हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में हम देखें इन सभी क्वेश्चंस के हल जो बचे हुए थे, हमारे पार्ट 1 में नहीं हो पाए थे। तो पार्ट खा से हम शुरू करेंगे। इसके जो सेक्शन है ए बी हमने कर लिए थे, अब सी सेक्शन से हम शुरू करेंगे, या पार्ट खा कह लीजिए आप हिंदी में अगर हम बात करें तो। का और खा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज़रूर देख लेना। और आपको लगता है कहीं कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम दूसरे वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर सकें। ओके, ये रहा आपका पार्ट गा, खंड गा। 8 से 10 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अब देखिए इसमें है क्या कि एक लिफ्ट है, उत्थापक कहते हैं हम लिफ्ट को, और किसी खानपुर यानी कि सुरंग में जा रही है। जैसी लिफ्ट होती है नीचे तक जाती है, ज़मीन की काफ़ी गहराई तक, ऊपर से कहीं से आती है नीचे तक जाती है। तो वो 12 मीटर प्रति मिनट की दर से जाती है, स्पीड उसकी दी हुई है, चाल दी हुई है, और नीचे भूमि तल से 20 मीटर ऊपर से वो शुरू होती है, यानी कि 5-6 मंजिल ऊपर से वो जाती है और ज़मीन के नीचे तक जाती है। 340 मीटर गहराई तक जाती है। टोटल उसकी जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर प्लस 340 मीटर, तो 360 मीटर की दूरी वो तय कर रही है। कितनी, 360 मीटर की दूरी। अब आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि आप कह सकते हैं चाल को आप क्या कहेंगे, स्पीड कह लीजिए, और दूरी को आप डी कह लीजिए, डिस्टेंस, और टाइम को आप कह लीजिए टी। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो इस फार्मूले को एडजस्ट करिए, टी बराबर हो जाएगा आपका डी अपॉन एस, यानी कि डी हमारी कितनी है, 360, डिस्टेंस हमारी 360 है, तो आप यहाँ पे 360 लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी चाल से, क्योंकि चाल एस हमारे पास कितनी है, चाल है हमारी 12 मीटर प्रति मिनट, और डी डिस्टेंस कितनी है, 360 मीटर। तो निकाल दीजिए समय, ये रहा 360, और इसको आपने डिवाइड कर दिया 12 से, 12 3 36 यानी कि 30 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। ये रहा इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे आप नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर आएगा 30 मिनट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो फिगर दी हुई है उसमें क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये, और एक दो पैरेलल लाइंस को काट रही है एक तिर्यक रेखा ये। तो यहाँ जो एंगल्स बनेंगे उनके बारे में सवाल पूछा गया है कि ये जो एंगल्स हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू, इनकी वैल्यूज़ क्या होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे आप, 125 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये इसका अपोजिट एंगल है। ये भी 125 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है जी। और किसी भी बिंदु, जैसे ये बिंदु बन रहा है यहाँ पे, इस बिंदु पे जो टोटल कोण बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, और 360 में से 125 का ये आ गया, 125 का ये आ गया, दोनों माइनस कर दो, 125 यानी 250 माइनस करोगे तो यहाँ पे 250 माइनस होते ही कितना बचा आपका, 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री में दो कोण, एक ये u और t दोनों बराबर बराबर हैं। अगर दोनों x x हैं तो x प्लस x यानी कि 2x, और ये 2x बराबर कितने के हैं, 110 डिग्री के, क्योंकि अब 110 डिग्री हमारे पास बचा है। होल्ड करिए, हमारे पास बचा है 110 डिग्री, ये x है, जस्ट इसको थोड़ा सा सही बनाया जाए, x प्लस x इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे 2x बराबर 110, तो हम कह सकते हैं कि x का मान होगा 110 बटे 2 यानी कि 55 डिग्री। ठीक है जी। तो ये दोनों कोण u एंड t कितने कितने के हैं, 55 डिग्री के। ठीक है जी, 55 डिग्री ईच। अब बारी आती है इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो आप देखो, यहाँ से आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। क्यों किसका संगत कोण है, इसका 125 था मान, तो क्यू का मान भी 125 हो जाएगा,
क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स हैं, एल और एम। ठीक है जी, तो 125 का आ गया क्यू। अब बचता है उसके सामने एस, तो एस भी 125 का हो जाएगा क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल है, शीर्षा भी वो कोण है। और अब बचते हैं आपके ये दोनों पी और आर, फिर से वही बात हो गई, पी और आर चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, यू के साथ पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आप कह सकते संगत कोण है, और ऐसे ही टी के साथ आर भी, टी और आर भी इस तरह से बराबर हो जाएंगे, एंगल टी और एंगल आर। ठीक है जी, और इसी प्रकार से एंगल यू और एंगल पी भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने डिग्री का होगा, यू भी पी भी दोनों 55 डिग्री के होंगे, आर भी और टी भी दोनों 55 डिग्री के होंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ पे हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जो बड़ा है, और दूसरे की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, सॉरी। दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान हमें रखना है 3.14। तो भाई क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, छायांकित, सपोज माना हमने कि छायांकित क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल है ए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है आपका A2, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है A1। तो आप रखिए मान बड़े वृत्त के लिए पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मान लो R2 पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे छोटे वृत्त के लिए हो जाएगी त्रिज्या R1, तो ये पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप त्रिज्या का मान रखिए, फिर पाई तो कॉमन ले लो आप, यहाँ पे पाई आपने कॉमन ले लिया, R2 का स्क्वायर यानी कि ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आगे चलिए, पाई तो बाहर आ चुका कॉमन है, और उसके बाद बचता है R2 का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ओके जी, माइनस R1 का स्क्वायर कितना होगा, R1 का मान है 4, तो 4 चौक 16। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल बच जाएगा पाई, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 84। तो आप कह सकते हैं या तो 84 पाई, या आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 84 से पाई का, तो ये 84 इंटू 3 यानी कि 250 के आसपास आपका वैल्यू बन जाएगी। कितनी, 250 अप्रॉक्सीमेटली। आप मल्टीप्लाई करके देखो तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, 264 बनेगा बल्कि एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि 3.14 है ना, तो 14 की वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आप कहना चाहें वो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इंग्लिश वर्जन इस सवाल का। वापस चलते हैं हिंदी वर्जन पे, और ये सवाल आपका अथवा में दिया हुआ है, अथवा वाले सवाल को भी आप देख लीजिए। यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, ये समांतर चतुर्भुज है, ओके। और इसकी कुछ, इसने कहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 578 क्षेत्रफल, यानी कि एरिया बराबर दिया हुआ है, और एरिया जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है B/H, यानी कि इसका जो बेस होता है इंटू उसकी हाइट जो होती है, वो दोनों चीज़ मिला करके एरिया निकलता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रख दीजिए वैल्यू A बराबर B/H। लेकिन हमसे कहा गया है कि जो इसकी आधार है उस ऊंचाई का 2 गुना है, आधार यानी कि ऊंचाई का 2 गुना, जितनी भी ऊंचाई अगर h है तो वो B=2h है, B=2h। यहाँ पे लिखिए, थोड़ा दिक्कत हो रही है, B=2h। ठीक है जी, और फॉर्मूला आपके पास क्या था, A=B/H। रखो वैल्यूज़, 578 है उसका एरिया, बराबर हो जाएगा B की वैल्यू रख दो आप 2h इंटू H। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 578 को 2 से भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, 1 7 2 8 16, और 1 8 2 9 18, 289, यानी कि h का मान कितना आ गया 17। तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 17 सेंटीमीटर। ओके, और अब बचती है आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर थी B=2h, और h है 17, 2 गुणा 17 कितनी हो गई जी 34। तो b का मान कितना हो गया 34, 34 34 आपका आधार हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपका हो जाता है कंप्लीट। अब अपन चलते हैं खंड ग में, डी सेक्शन में। अब ये देखिए हमें दिया हुआ है एक बार चित्र, बार डायग्राम। तो यहाँ पे हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल आपका कहता है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए थे। बहुत आसान सा है, शुक्रवार देखिए कहाँ पे, शुक्रवार है आपका ये, और यहाँ पे बल्ब कितने बेचे गए थे, तो यहाँ बल्ब बेचे गए थे 14। कितने बेचे गए 14। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो देखो आप किस दिन न्यूनतम हो रही है भाई, तो एक तो बुधवार
और एक शनिवार 2 दिन न्यूनतम हो रही है। क्लियर। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है किन 2 दिनों में बेचे गए बल्बों की ठीक है, तीसरा, किन 2 दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ये 2 दिन हैं, एक तो बुधवार, एक शनिवार आपके समान थी। और कोई दिन भी है क्या? ऐसा नहीं, और तो कोई नहीं है। ठीक है जी, और कोई दिन नहीं है। उसके बाद चौथा कहता है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो अधिकतम भाई किस दिन थी? अधिकतम थी रविवार। रविवार को आप देख रहे हो 18 बल्ब बिके हैं। यहाँ के हिसाब से देखो ये लगभग 18 बल्ब बिके हैं रविवार को। और उसके बाद 5 और अंतिम सवाल कहता है यदि एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। सप्ताह में जो टोटल बल्ब बिके हैं वो बिके हैं 86। आप इन सबको ऐड कर लेना। और एक बक्से में आएंगे 10, तो 10 से भाग कर दो, तो 8.6 डिब्बे हमें चाहिए, यानी कि 9 डिब्बे हमें चाहिए। कितने? 9 डिब्बे। 8.6 या लगभग 9 डिब्बे हमें चाहिए। 8 में तो आएगा नहीं सामान, बल्ब नहीं आएंगे, तो 9 डिब्बे चाहिए, जो कि 9वां डिब्बा हमारा कुछ खाली रह जाएगा। अब अथवा वाला एक प्रश्न और दिया है यहाँ पे। अथवा वाले सवाल बहुत हैं और ये अच्छी चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ खेलों के बारे में सर्वे हुआ है, ये सर्वेक्षण या सर्वे, और क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैराकी या हॉकी या फुटबॉल, बहुत सारी खेल कूद एक और ओके। और इसमें कुछ भाग लेने वाले और देखने वाले लोगों का नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक उपयुक्त स्केल का प्रयोग करके प्रतिभागियों की संख्या का एक दंडारेख बनाइए। तो एक दंडारेख आपने बनाना है, वो हम आपको अभी इस प्रश्न का चौथा सवाल देने का उत्तर देने के बाद आपको दिखा देंगे कैसा बनेगा ये। कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? भाई सबसे ज़्यादा क्रिकेट लोकप्रिय है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसको, सबसे ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो ये जो खेल आपका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ये तो हमने आंसर किया, तीसरा आप देखिए, दूसरा तो हमने आंसर कर दिया। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। जाहिर सी बात है, हर जगह पे यहाँ पे देखोगे लगभग जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और खेलने वाले कम हैं, एक जगह को छोड़ करके। यहाँ पे जो है मामला उल्टा है, तो देखने वाले ज़्यादा होते हैं। उत्तर है हमारे देखने वाले। चौथा सवाल कहता है उन खेलों के नाम बताइए जहाँ प्रतिभागियों की संख्या दर्शकों की संख्या से अधिक है। तो ऐसा एक ही खेल है जहाँ पे प्रतिभागी ज़्यादा हैं और दर्शक सिर्फ 250 हैं। ये खेल आप देख सकते हैं, ये खेल है आपका खेल कूद, एथलेटिक्स। ओके जी। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आप देख लीजिए पहला जो इसका ये वाला प्रश्न है, इसके लिए दंडारेख कैसा बनेगा, जो कि आपको चित्र में दिया गया है। ये रहे इन प्रश्नों के इंग्लिश वर्जन। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई अंतर रहा नहीं है। फिर भी आपको लगता है लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं। हम प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों प्रश्न आप देख सकते हो, इंग्लिश में आपके सामने आ गए हैं। और अब बारी आती है आपकी प्रश्न संख्या 12 की। संपूरक कोण की बात हो रही है। संपूरक कोण, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है आपको, इंग्लिश वर्जन भी हमने दिखा दिया। सप्लीमेंट्री एंगल का सीधा सा मतलब ये है कि आपने दो ऐसे कोण लेने हैं जिनका योग 180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रत्येक का संपूरक पूछा है, तो भाई यहाँ पे आप देखोगे 100 का संपूरक क्या होगा? 80, तभी तो 180 बनेंगे दोनों। ओके जी। इसका देखो, इसका संपूरक क्या होगा? 90। इसका देखो कितना होगा? 125। उसमें 55 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। और उसके बाद 125 है तो उसमें 55 जोड़ दो तो भी 180 हो जाएगा। समकोण का 2/5 दिया है, तो समकोण तो ये होता है 90 और उसका 2/5 मतलब 5 से भाग कर दो इसको, तो 18 और 18 × 2 यानी कि 18 36। 36 डिग्री का ये कोण हमें दिया गया है। 36 का दिया है तो इसमें कितना जोड़ोगे आप? जो ये 180 हो जाए तो 144 जोड़ेंगे हम, तो इसका आंसर होगा 144 डिग्री। ठीक है जी। 144 डिग्री का 5वें का आंसर हो जाएगा। अथवा वाला एक प्रश्न दिया हुआ है, 2 लाइन दी हुई हैं, एल और एम पैरेलल हैं, समानांतर लाइन्स हैं ये और ये, इनको एक तिरक रेखा काट रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो क्या कहा गया है इसने? संगत कोणों के युग्म बताने हैं हमने आपको। संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ये हो गया, 1 के साथ 5 हो जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा,
ओके जी, इधर से आप लोगे अंदर देखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या बनेंगे, 4 के साथ 8 हो जाएगा, 3 के साथ 7 हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या पूछा, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल पूछे हैं। अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे भाई, तो 2 के साथ देखोगे आप ये 4 भी अपोजिट एंगल है, 5 के साथ 8 7 सॉरी 5 के साथ 7 ओके। उसके बाद 6 के साथ 8 ये अपोजिट एंगल्स हो गए आपके। और एकांतर कोण, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण जो होंगे आपके वो होंगे एंगल 4 और 6। जस्ट एकांतर कोण कहाँ चला गया, अच्छा ये एकांतर कोण, तो एंगल 4 और 6, और दूसरा आप देखो एंगल 3 और 5, ये एक दूसरे के लिए एकांतर कोण होंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ ज़्यादा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित आकृतियों के लिए घूर्णन का केंद्र और घूर्णन समिति का क्रम हमें बताना है। तो वर्ग के केस में अगर हम देखें स्क्वायर के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, COR यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन, COR सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, जहाँ उसके डायगोनल मिलते हैं, यानी कि विकर्ण जहाँ पे मिल रहे हैं, विकर्ण यहाँ पे मिलते हैं बीचों बीच, है ना। तो ये पॉइंट है आपका COR सेंटर ऑफ रोटेशन। और घूर्णन समिति अगर हम बात करें तो घूर्णन समिति आपकी ये होगी इसकी 4, सॉरी इसका ऑर्डर ऑफ घूर्णन समिति, ऑर्डर इसका घूर्णन समिति का जो है वो पूछा गया है, ये वर्ग के लिए होगा 4। घूर्णन समिति का को हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, OR। फिर बारी आती है विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्रायंगल, तो इसमें कोई भी COR नहीं होता, यानी कि घूर्णन का केंद्र कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और घूर्णन समिति की बात करें हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन की, तो ये इसमें होता है 1, कितना 1। उसके बाद बारी आती है समषटभुज, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं आप इसको। तो इसके केस में जो होता है COR वो होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल फिर से, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होता है वो आपका होता है 6। ठीक है जी। अब बारी आती है आपकी वृत्त की। तो वृत्त के केस में जो घूर्णन का केंद्र है वो होता है आपका सेंटर, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो इसका होता है वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट होता है। इसको आप ऐसे भी लिखाते हो, ओके। उसके बाद बारी आती है आयत की। तो फिर से आयत के केस में जो COR होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा, जहाँ उसके डायगोनल्स मिलेंगे, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो इसका होता है 2। वृत्त के केस में, सॉरी वर्ग के केस में 4, तो आयत के केस में कितना होता है 2। OR की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इंग्लिश वर्जन में भी आप नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ रोटेशन स्क्वायर के केस में आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डायगोनल्स का वो होता है, और ऑर्डर होता है इसका 4। स्केलेन ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 1, और इसमें कोई भी ऑर्डर सॉरी सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऑर्डर इसका 1 होता है। रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इसमें भी सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है। सर्किल की अगर बात करो तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, और इसमें इनफाइनाइट होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। रेक्टेंगल की आप बात कर लीजिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपका डायगोनल्स का जो है वही सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें 2 होता है। चलिए अब हमारे पास बचते हैं अंतिम खंड के सिर्फ 3 प्रश्न, 14, 15 और 16। शिमला शहर में 14वां कहता है, शिमला शहर में दोपहर में 6 डिग्री तापमान था, कुछ घंटे में तापमान हर घंटे 3 डिग्री गिरा। ठीक है जी। दोपहर में 12 बजे की बात हो रही होगी, 6 डिग्री टेम्परेचर था, हर घंटे 3 डिग्री गिरा। तो 1 बजे जाकर के माइनस का 3 और हो गया होगा, इसमें से तो 3 ही बचा होगा। 2 बजते बजते 0 डिग्री हो गया होगा, 3 बजते बजते माइनस का 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसी सूचना पर आधारित हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। तो दोपहर 12 बजे का तापमान तो आपको पता है, दोपहर का इसने बताया 6 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। उसके बाद जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी दोपहर 3 बजे क्या हुआ होगा तापमान, तो हमने बताया दोपहर 3 बजे -3 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, है ना, क्योंकि 2 बजे तो 0 हो गया होगा। ओके। उसके बाद थर्ड कहता है यदि तापमान 3 बजे तक 2 डिग्री की दर से बढ़ता है, 3 बजे तक बढ़ता है की दर से, फिर 3 बजे के बाद -3 की दर से कम होता है, तो शाम 6 बजे का तापमान क्या होगा। अगर 12 बजे तक 2 डिग्री प्रति घंटा बढ़ रहा है
तो 6 डिग्री था, 1 बजे 8 डिग्री हो गया, 2 बजे 10 डिग्री हो गया, 3 बजे 12 डिग्री हो गया। तो 3 बजे 12 डिग्री अगर हो गया, 3 बजे 12 डिग्री, ओके जी। और अब जो है 3 बजे के बाद 3 डिग्री घट रहा है हर घंटे, तो बस आप लगा लो 4 बजते बजते ये हो गया होगा 9 डिग्री, जो कि -3 हो चुका है इसमें से, 12 में से, है ना जी। और उसके बाद 5 बजते बजते ये हो गया 6 डिग्री, और 6 बजते बजते ये हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर कितना होगा? 3 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा 6 बजे तापमान इस स्थिति में। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें अथवा करके दिया है, यदि शाम 6 बजे तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था और रात में तापमान हर घंटे 2 डिग्री बढ़ा, शाम 6 बजे देखो 12 डिग्री माइनस का था और रात में बढ़ा हर घंटे 2 डिग्री, तो आधी रात को तापमान यानी कि 12 बजे की बात हो रही है। तो 7 बजते बजते 10 डिग्री हो गया होगा, 8 बजते बजते 8 डिग्री हो गया होगा, 9 बजते बजते 6 डिग्री हो गया होगा, 10 बजते बजते 4 डिग्री, 11 बजते बजते 2 डिग्री और 12 बजते बजते 0 डिग्री हो गया होगा। ठीक है नहीं, सीधा सा कैलकुलेशन, कोई परेशान वाली बात ही नहीं। ये इंग्लिश वर्जन, ये चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं। फिर से हमारा प्रश्न क्या गया 15। प्रश्न क्या 15 क्या था? कक्षा के 30 छात्रों से उनके पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया है और परिणाम कुछ इस प्रकार से है। पसंदीदा फल जो है सेब है, 10 बच्चों के लिए केला है, 8 बच्चों के लिए संतरा है, 5 बच्चों के लिए अंगूर है, 4 बच्चों के लिए आम है, 3 बच्चों के लिए। पहला प्रश्न कहता है कि छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय फल कौन सा? जाहिर सी बात है 10 बच्चे सेब खा रहे हैं तो यही सबसे ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा। और उसके बाद बारी आती है दूसरे प्रश्न की, कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है? तो 8 बच्चे पसंद करते हैं भाई, कितने में से? 30 में से। तो आप लगा लो 4 से इसको काटो 2, 4 से इसको काटो 15, यानी कि 2/15, सॉरी 2 से काटोगे इसको तो 4/15, तो 4/15 कैसे लिखो भाई? 4/15 8/30, या इसको 2 से काट दोगे तो 4/15 भी आप इसको कह सकते हो। इतने बच्चे जो हैं वो केले को पसंद कर रहे हैं। आंकड़ों को मिलान चिन्ह तालिका में प्रस्तुत करना है, तो मिलान चिन्ह तालिका में प्रस्तुत करना है। 10 को कैसे प्रस्तुत करोगे भाई? 10 को तो ऐसे प्रस्तुत करोगे, 4 ही हो गए, 5 मैंने इसको काट दिया, ऐसे ही 2 बार ऐसे लिख दोगे तो 5 और 5 10 हो गए। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 5 तो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, 4 ही हो गए, 1 हो गया 5, बचते हैं 3, 1 2 3, ये हो गया 8। उसके बाद 5 की बारी आती है, तो 5 को कैसे करोगे? 5 को तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, 4 ऐसे खींचोगे, 5 ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। 5 और 4 को तो आपको पता ही है सीधे लाइन खड़ी कर देंगे, और 3 को भी आपको पता है सीधी लाइन। ओके, तो ये हो गए आपके मिलान चिन्ह तालिका के हिसाब से। उसके बाद बारी आती है अथवा। यदि 10 और छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि 40 छात्र अब हो चुके हैं और उनमें से आधे अंगूर पसंद करते हैं, 40 में से आधे अंगूर पसंद करते हैं, 10 में से आधे जो है अंगूर पसंद कर रहे हैं। पहले 4 बच्चे पसंद कर रहे थे अंगूर, अब की बार क्या है 5 बच्चे और पसंद करने लगे हैं अंगूर, यानी कि 9 बच्चे अंगूर पसंद कर रहे हैं। तो आप कितने छात्र अंगूर पसंद करेंगे? 9 बच्चे हैं ना, ठीक है जी, ओके डन है। उसके बाद 16वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, एक समुदाय 14 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार पार्क का विकास कर रहा है। पार्क के चारों ओर एक चलने का रास्ता स्थापित करते हैं और परिधि के साथ नियमित अंतराल पर बेंच लगाने की योजना बना रहे हैं। समझ गए? 14 मीटर वाला एक पार्क है, 14 मीटर त्रिज्या है इसकी, इसके बाहर एक पार्क बनाया जा रहा है ना, गोलाकार वो है, उसके चारों तरफ जो है पार्क के चारों तरफ, ये पार्क है गोलाकार, उसके चारों तरफ एक रास्ता टाइप का बनाया जा रहा है। ओके, और अब हमसे पूछा गया गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क की त्रिज्या आपको दी हुई है पाई आर के हिसाब से आप निकाल दोगे। पाई आर स्क्वायर चूँकि गोलाकार है तो पाई का मान होगा 22/7 और आर का मान आपको पता है 14 × 14 है ना, 14 × 14, 7 से इसको काट दो, 2 आ गया, और ये 14 दूनी 28, 28 × 22, तो 22 अट्ठे 176, 6 लगे 17, और 22 दूनी 44, 44 और 17 कितना हो जाएगा आपको? 61, 616, 616 मीटर की बात हो रही तो वर्ग मीटर में उत्तर आ जाएगा। पार्क की परिधि भी बतानी है तो 2πr इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी? 2πr, तो ये आ जाएगा आपका 2πr, पाई का मान रखो 22/7, आर का मान तो आपको पता ही है 14, 7 से फिर काट दो 14 को, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 22 चौक 88, तो 88 मीटर है ना, ये आपकी होगी परिधि 88 मीटर। अब बारी आती है आपकी बेंच लगाने की। थर्ड क्वेश्चन में कहता है बेंच लगानी है हमने, और
4 मीटर की दूरी पे लगानी है, तो कितनी बेंचेस की आवश्यकता होगी। तो आपने देखा परिधि जो थी वो हमारी 88 मीटर की थी। अब 88 मीटर की परिधि पे हर 4 मीटर पे एक बेंच लगनी है ऐसे करके। तो आप 88 को 4 से भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका 22 बेंचेस आपका आंसर होगा। ओके जी, और कुछ पूछा क्या हमसे? अथवा करके पूछा है, यदि पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा चलने का रास्ता जोड़ने का निर्णय लेता है, यदि समुदाय पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा चलने का रास्ता जोड़ने का निर्णय लेता है, तो चलने के रास्ते सहित नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब क्या होगा कि जिसकी रेडियस है वो 2 मीटर बढ़ जाएगी इधर को और 2 मीटर इधर को बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर रेडियस में जो है इसका 2 का चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जो रेडियस होने वाली है, त्रिज्या होने वाली है, वो आपकी आर हो जाएगी 16। ठीक है जी, 16 के हिसाब से अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो निकाल दो आप इसका पाई आर स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है। पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 16 × 16। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे आगे जा करके, तो 16 × 16 256। अगर इसको आप पाई की फॉर्म में रखना चाहते हो, इसको पाई वापस रखोगे तो ये 256 पाई हो जाएगा। सॉरी, 256 पाई लिख सकते हो आप इसको वर्ग मीटर में। या पाई का मान आप रख दो तो 3.14 और इससे मल्टीप्लाई करके आपका अप्रोक्सीमेटली 750-800 के आसपास कहीं आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने इंग्लिश वर्जन है, ये हम आपको दिखा देते हैं। बहरहाल सभी प्रश्नों का हमने आंसर बताने की कोशिश की है। कोशिश ये भी की है कि सरलतम शब्दों में आपको आंसर बताया जाए और पूरा डिटेल में बताया जाए। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, हम कोशिश करेंगे कि दूसरा वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाए बोर्ड पे सामने से बना करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।